अंतर्राष्ट्रीय विधि की आज इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि कल के लेक्चर में आपने सुना होगा, कल का लेक्चर उसको फॉलो किया होगा और रिकग्निशन के संदर्भ में जो कुछ आधारभूत बातें हमने आपको बताई थी, आपने उसको ज़रूर समझा होगा और बाकी आप सप्लीमेंट अपनी किताबों से कर लीजिएगा, है ना। आज उसी के आगे हमें बात करना है। Yesterday I think whatever I spoke about the chapter recognition, that has gone down well with you, and today we will be talking about the next theory, that is the declaratory theory of recognition। उद्घोषणात्मक सिद्धांत, यानी ये दूसरे सिद्धांत का नाम है। मान्यता के संदर्भ में दूसरा जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं उद्घोषणात्मक सिद्धांत। यही दो मुख्य सिद्धांत हैं। इनफैक्ट कल जो हमने बताया था निर्माणात्मक सिद्धांत और दूसरा है उद्घोषणात्मक सिद्धांत। जैसे नाम ही बता रहा, डिक्लेरेटरी यानी उद्घोषणा या घोषणा, यानी जब मान्यता स्पष्ट रूप से घोषणा के द्वारा करी जाती है तब हम उसको कहते हैं कि ये उद्घोषणात्मक सिद्धांत है। यानी घोषणा करी जाती है, फॉर्मल अनाउंसमेंट किया जाता है कि दैट अ पर्टिकुलर स्टेट इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो अर्थात तब इसको कहा जाता है कि ये रिकॉग्निशन बाय डिक्लेरेशन, अर्थात घोषणा के द्वारा मान्यता प्रदान करी गई है किसी राज्य को। इस सिद्धांत के संदर्भ में और जो अगर कुछ बात और डीप में जाके करें तो अर्थात ये सिद्धांत ये मानता है कि उद्घोषणा मात्र एक औपचारिकता है। द डिक्लेरेशन इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। अर्थात जिस राज्य को मान्यता दी जा रही है वो राज्य तो पहले से ही अस्तित्व में है, उसमें सारे राष्ट्रत्व के गुण विद्यमान हैं और उसका अस्तित्व पहले से चला आ रहा है। वो अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहा है। दैट इज द स्टेट दैट इज sought to be declared, that is sought to be recognized through declaration. That state is already in existence for at least some time. That particular state has been discharging its duties towards its people as well as towards its neighboring countries. It is generally understood that way. And the grant of recognition is nothing but just a matter of formality. केवल एक औपचारिकता का विषय है। यानी एक तरह से इसमें इम्प्लीकेशन ये भी है कि अगर उसकी उद्घोषणा ना भी करी जाए, स्टिल दैट स्टेट विल बी देयर, इट विल रिमेन देयर, it will remain intact as it was even before the time of declaration. यानी उद्घोषणा तो करी जाती है, राज्य अस्तित्व में है और उद्घोषणा के द्वारा मात्र बस इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है, हाँ एक राज्य अस्तित्व में है, उसमें सभी राष्ट्रत्व के गुण हैं, वो राज्य अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, वो एक स्थिर और एक स्थायी राज्य है, वो एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य है। यानी उद्घोषणा के द्वारा इन सारे चीज़ों को स्वीकार कर लिया जाता है। ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, तो हमने जैसे कहा कि इसमें एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी। यानी अगर ये औपचारिकता ना भी निभाई जाए तो भी वो राज्य अस्तित्व में रहेगा। हमने कल आपको चीन का उदाहरण दिया था, चाइना का, और हमने बताया था चाइना को अमेरिका ने 1979 में जाकर स्वीकार किया था, मान्यता दिया था, whereas it became an independent state, a sovereign state, way back in the year 1949। और आप समझ लीजिए 3 दशकों के बाद, आफ्टर 30 long years, अमेरिका recognized the existence of China as an independent sovereign nation in the form of PRC, that is the People's Republic of China।
तो अगर हम डिक्लेरेटरी थ्योरी को यहाँ देखें तो चाइना का जो ये हुआ था, जो इसको स्वीकार किया गया, वो घोषणा के द्वारा स्वीकार किया अमेरिका ने, और उसके तत्पश्चात उसके पश्चिम यूरोप के देशों ने भी स्वीकार किया। लेकिन अगर अमेरिका ने ना भी स्वीकार किया 30 वर्षों तक, तो भी तो चीन का अस्तित्व बना था, चीन अस्तित्व में रहा, चीन अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहा। उसके निर्वहन करने में या उसकी स्थिरता पे कभी कोई किसी ने आशंका नहीं जताई। तो इसलिए डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है कि मात्र औपचारिकता, अगर आप नहीं भी इस औपचारिकता को निभाएंगे, इवन इफ अ स्टेट डज नॉट फुलफिल this kind of formality, still there will be no adverse impact on the health of that state. तो चाइना के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिका ने 30 साल तक नहीं किया, हो सकता अगले 20 वर्षों तक, 50 सालों तक वो ना करता, फिर भी चीन का अस्तित्व तो था ही। इसलिए जो डिक्लेरेटरी थ्योरी है वो कहता है किसी देश का अस्तित्व मान्यता पर आधारित नहीं होता है। किसी भी देश का जीवन मात्र औपचारिकतावश जो मान्यता प्रदान किया जाता है उद्घोषणा के द्वारा, उस पर आधारित नहीं होता। बस उद्घोषणा कर दी जाती है, हाँ ये राज्य है, अब इसको स्वीकार किया जाता है। और उद्घोषणा सिद्धांत ये कहता है कि ये जो मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये मात्र एक आप कह लीजिए, जैसे हमने बार बार कहा, औपचारिकता है, और ये राजनीतिक कारणों से दिया जाता है। That is, recognition is granted basically as a matter of you can say political orientation or political connections or political relations between two states. अमेरिका ने, और ये जो राजनीतिक जो कारणों से दिया जाता है, इसका उदाहरण फिर चीन से हमें मिलता है कि जब अमेरिका ने चीन को स्वीकार नहीं किया 30 सालों तक। क्यों नहीं किया? क्योंकि 1949 तक वहां पर चांग काई शेक की सरकार थी, विच वॉज सपोर्टेड बाय अमेरिका। But that Chiang Kai-shek government was dethroned by Mao, and Mao was supported by the erstwhile Soviet Union. और इसलिए अमेरिका ने माओ की सरकार को, पीआरसी को स्वीकार नहीं किया। तो यानी क्या है? राजनीतिक कारणों के वजह से because of political interest of one nation, the matter of recognition is either accepted or not accepted. इसलिए डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है कि ये केवल एक उद्घोषणा, एक मात्र औपचारिकता है, और ये औपचारिकता कमोवेश ये राजनीतिक कारणों से बंधी होती है। ये अगर राजनीतिक कारण इसमें इन्वॉल्व ना हो तो संभवतः मान्यता तो अपने गुणों के आधार पर, किसी देश को अपने गुणों के आधार पर स्वतः प्राप्त हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा। तो यह है उद्घोषणात्मक सिद्धांत। अब इसके कौन कौन से समर्थक हैं ये भी हम जान लें। इसके जो समर्थक है, एक प्रबल समर्थक है जिसे हम कहते हैं ब्रायल्डे। दूसरा है हॉल, HALL हॉल, हॉलैंड, वेंगर, VANGER वेंगर, पिट कॉबेट, लॉटर पैक्ट। So these are few important scholars who have supported the declaratory theory. और इन्होंने कहा इस तरह से, इन्होंने ब्रायल्डे ने नेपोलियन की उस पंक्ति को उद्धृत करते हुए कहा है, कोट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से सूर्य को किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार से फ्रांस के गणतंत्र को किसी देश की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। Just as a son does not need recognition from anyone, in the same way the French Republic does not need recognition by any state. यानी कहने का तात्पर्य है, सूर्य तो सूर्य है, आप सूर्य को सूर्य माने अथवा ना माने, आप सूर्य के महत्व को स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, सूर्य का जो कार्य वो करता रहेगा। उसी प्रकार से उसने कहा, नेपोलियन ने, जो फ्रांस का गणतंत्र है, जो था उस समय, उसके अधीन जो चल रहा था, बहुत शक्तिशाली था, और इसलिए उसने कहा कि बहुत सारे हमारे विरोधी देश हमको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो ताकत है, हमारा जो अस्तित्व है, वो दूसरा स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, हम जो हैं वो हम ही रहेंगे। सो दिस इज, यू कैन से, दिस इज द डिक्लेरेटरी थ्योरी।
आप देखिए दोनों थ्योरी को आपने समझ लिया है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को और डिक्लेरेटरी थ्योरी को। अब हम दोनों थ्योरीज के संदर्भ में हम एक तुलनात्मक जरा सा उसको विश्लेषण करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट विच इज द बेस्ट ऑफ द टू। दोनों में से कौन सा, विच इज द बेटर ऑफ द टू, दोनों में से कौन ज्यादा श्रेयस्कर सिद्धांत है, क्या निर्माणात्मक अच्छा है या उद्घोषणात्मक अच्छा है। देखिए स्कॉलर्स आर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, विद्वान लोग विभाजित हैं इस विषय को लेकर कि वो इस थ्योरी को माने, कॉन्स्टिट्यूटिव को मानो या डिक्लेरेटरी को माने। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूटिव जो थ्योरी होती है, निर्माणात्मक सिद्धांत, उसके समर्थन में ये तर्क दिया जाता है कि जब किसी राज्य के पास आधारभूत विशेषताएं आ जाए एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनने के लिए, किसी राज्य के पास जब ये मौलिक गुण आ जाते हैं कि वो एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में वो के रूप में उसका अस्तित्व हो सके, वो बना रह सके, तभी उसको मान्यता दी जाती है, तभी उसको हम कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट हो गया है राज्य। अब ये राज्य अपने पूर्णत्व को प्राप्त हो चुका है, कंप्लीटनेस को प्राप्त हो चुका है। इसलिए जब वो ये कहते हैं, जब किसी राज्य में ये सारे गुण देखे जाते हैं तभी उसको स्वीकार किया जाता है कि राज्य के रूप में। यानी एक तरीके से आप कह लीजिए, जब कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़ लिख लेता है, जब किसी व्यक्ति की विद्या पूरी हो जाती है, जब किसी व्यक्ति में संस्कार आ जाते हैं, व्यक्ति गुणवान हो जाता है, तभी तो वो जीवन के दूसरे पड़ाव में जाता है, तभी तो वो आजीविका के लिए फिर वो प्रयास करता है और उसको कोई ना कोई आजीविका मिलती है, अपने चुने हुए क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में उसको आजीविका प्राप्त होती है। यानी कब होती है ये, यानी जब उसने भली प्रकार से पढ़ाई लिखाई कर लिया है, जब वो एक अनुशासित और संस्कारित व्यक्ति हो चुका है, तब जाके उसको जीवन के अगले स्टेशन में, जो प्लेटो का जो वर्ड है स्टेशन ऑफ लाइफ है ना, तो जो जीवन का अगला जो पड़ाव होता है, स्टेशन होता है, तब उसको जाकर वहां सफलता मिलती है। सॉरी, लेकिन अगर वो उसने आधारभूत गुणों का, आधारभूत आवश्यकताओं की अगर उसने पूर्ति ना किया हो, तब क्या उसको अगले पड़ाव में उसको सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी इज जस्ट the recognition of a state that a state today has come to acquire the essential requirements of an independent and a sovereign nation। और जब किसी राज्य के पास ये आधारभूत गुण आ जाते हैं, तब उसको हम कहते हैं, तब उसको जाके मान्यता प्रदान की जाती है। तो जो स्कॉलर्स है वो ये कहते हैं कि अच्छा, तो ये प्रतीत होता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे वाले जो पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली यू कैन से एम्ब्रॉयड विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल विशुद्ध विधि से नहीं चल रही है, उसमें राजनीति भी इन्वॉल्व है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दांव पेच, उसमें सबके स्वार्थ, सबके अपने अपने हित इन्वॉल्व है। इसलिए वो विधि विशुद्ध विधि नहीं रह जाती है। अगर वो विशुद्ध विधि हो, if international law is really if it is really followed in spirit as well as in words, then perhaps we can accept the constitutive theory. But as we know that international law, that international politics is not perfect, and as we know that national leaders are not perfect, and as we know that national leaders or nation states are overcome by their personal interests or vested interests, therefore they are going to interpret law in their own ways। इसलिए चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्रभावित कर रही है, इसलिए वो विधि विशुद्ध विधि नहीं रह जाती है। इसलिए जो उद्घोषणा जो करी जाती है, स्वीकार किया जाता है, वो भी अलग अलग देश अपने अलग अलग राजनीतिक हितों के आधार पर, राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर, राष्ट्रीय स्वार्थों के आधार पर किसी देश को मान्यता प्रदान करते हैं। हमारे सामने बार बार एग्जाम्पल, एक बहुत ग्लेरिंग एग्जाम्पल चाइना का आता है, उसी तरह से इजराइल का आता है।
इजराइल भी मई 1948 में उसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन, एंड द वेरी नेक्स्ट डे, द डे इट वॉज ग्रांटेड, द डे इट बिकेम independent nation, the very next day it was granted recognition by America and its western allies, despite the fact that there was a long drawn out war between the supporters of the Palestinian states as well as the state of Israel. तो इजराइल समर्थकों में और पैलेस्टीन समर्थकों में काफी ज्यादा आप जानते हैं संघर्ष चल रहा था उस समय, और उसी संघर्ष के बीच में इजराइल का जन्म हुआ एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में। तो बहुत सारे उस समय कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व थी, बट अमेरिका ब्रश्ड असाइड ऑल द कंट्रोवर्सीज एंड वेंट ऑन टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू इजराइल। तो एक तरफ तो हमारे सामने चीन का उदाहरण है कि 30 साल तक उसको नहीं माना, और दूसरी तरफ इजराइल को उसने दूसरे दिन ही उसको मान्यता प्रदान कर दिया। तो क्या ये इसलिए कहा जाता है, जो समर्थक उद्घोषणात्मक सिद्धांत को कहते हैं कि ये केवल एक राष्ट्रीय हितों पर या राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित होता मान्यता, इसलिए ये मात्र केवल एक घोषणा करना कि हम किसी राज्य को स्वीकार कर रहे हैं, केवल एक औपचारिकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो देयर इज कंटेंशन ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ अपने अपने लोग जो हैं अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, बट द आंसर लाइज समवेयर मिडवे। सही उत्तर हम देखें तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है। और दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में उत्तर यह है कि बात सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और निर्माणात्मक सिद्धांत है वो सुनने में अच्छा लगता है, सैद्धांतिक रूप से अच्छा लगता है, लेकिन इस सिद्धांत की कमी यह है कि ये तभी सिद्धांत आता है, इन प्ले आता है, तभी हमको काम करते दिखता है जब कोई राज्य विशेष रूप से स्वीकृति प्रदान कर दे, मान्यता प्रदान कर दे, तभी उस राज्य के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। और यही उसकी कमी है, क्योंकि इसमें राजनीति शामिल हो जाती है, पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ रिकॉग्निशन। और जो उद्घोषणात्मक है वो ये कहता है, जो ज़्यादा यथार्थ के समीप दिखता है, उद्घोषणात्मक सिद्धांत अधिक या जिसे हम कह लें प्रैक्टिकलिटी के यानी व्यवहारिकता के अधिक समीप हमें दिखता है। और वो ये है कि आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहे मान्यता की प्रक्रिया को तुरंत प्रदान कर दे, मान्यता तुरंत दे दे या वर्षों बाद दे, इससे किसी राज्य के अस्तित्व पर कोई आँच नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं होता है। वो राज्य बना रहता है और केवल आप बस ये स्वीकार कर लेते हैं, हाँ इस तारीख से हमने इस राज्य को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगर कोई राज्य नहीं स्वीकार करा जाता है किसी लंबे समय तक, तो थोड़ा सा इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। हमने कहा बीच की स्थिति है, मान्यता अनिवार्य क्या आपके लिए अपेक्षाकृत अनिवार्य होती है, इट इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट। कल हमने आपको बताया था ना, हर देश अपने कार्यों को मान्यता प्रदान करना चाहता है, जो कुछ वो कर रहा है उसको मान्यता देना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी हम आपको एग्जांपल दें, जस्टिन ट्रूडो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, yesterday he spoke about India. In a way he was criticizing the Indian government's handling of the farmers agitation, किसान आंदोलन जो चल रहा है आजकल, उसको लेकर जस्टिन ट्रूडो ने कुछ एडवर्स कमेंट्स किए थे भारत सरकार के विरुद्ध। और ट्रूडो उसको बार बार बताने की प्रयास कर रहे थे कि ये गलत हो रहा है और भारत सरकार असंवेदनशील हो गई है, और उसके लिए उन्होंने इधर उधर के एग्जाम्पल्स भी दिए। ही वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उन्होंने उसके समर्थन में अन्य देशों के बारे में भी कुछ उन्होंने कहा, देखिए भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, और अपने अपील किया कि भारत के ऊपर इस तरह से प्रेशर बनाया जाए। अब क्या है, यही मान्यता वो चाहते हैं, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। ब्रिटेन में भी कुछ विरोध के स्वर उठे, अमेरिका में भी कुछ स्वर उठे, यानी ट्रूडो साहब का ये प्रयास था। तो यानी हर एक देश
जो कुछ बोल रहा है किसी दूसरे देश के लिए, हर एक देश जो कुछ कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो उसको मान्यता प्रदान कराना चाहता है. सो रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेदर वन नेशन इज सेइंग समथिंग और वन नेशन इज डूइंग समथिंग vis-a-vis other nations, that nation wants to get its actions and words recognized by the international community. इसलिए रिकॉग्निशन गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कहना कि रिकॉग्निशन का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, ये केवल एक औपचारिकता है जैसे उद्घोषणात्मक सिद्धांत कहता है, ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है. जैसा हमने बताया, हर एक देश चिंतित है आज के समय में. वो अपनी अपनी बात न केवल कहना चाहता है दूसरे राष्ट्र के संदर्भ में, वो अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है और चाहता है कि उसने जो कुछ बोला है उसको मान्यता मिले. वॉट एवर वन नेशन हैज अटर्ड रिगार्डिंग अदर नेशन, दैट शुड बी एक्सेप्टेड, दैट शुड बी वैलिडेटेड by the international community. That is to say, it should be recognized by the international community. हमने ये कहा है दूसरे देश के संदर्भ में, और जो हमने कहा वो सही है. और अगर उसके समर्थन में 4-5 देश खड़े हो जाएंगे तो कहेगा देखिए हमने जो कुछ कहा है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मेरी बात को स्वीकार कर रही है, मान्यता दे रही है. इसलिए therefore the issue of recognition gets important. And to say the recognition is just a matter of formality, it may be partially true. आंशिक रूप से केवल सही हो सकता है, but to say that it is wholly true, that is not correct. ये पूरी तरीके से ये सही बात नहीं है कि अगर कहा जाए कि केवल औपचारिकता है, आप स्वीकार करें तो ठीक है, ना स्वीकार करें तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है. एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं इसी संदर्भ में. एक तालिबान, आपने सुना होगा, तालिबानियों की सरकार आई थी अफगानिस्तान में इन द ईयर आई थिंक इन 2000, इन द ईयर 2000 या एक आध साल आगे पीछे आई होगी, है ना. बुरहानुद्दीन रब्बानी हु वाज हेडिंग द लीगल गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान वाज डिथ्रोन्ड. तो रब्बानी साहब की गवर्नमेंट थी, उसको हटा दिया गया तालिबानियों के द्वारा. मुल्ला उमर उस समय तालिबान के अध्यक्ष थे, एंड ही टॉपल्ड द रब्बानी गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश्ड हिज तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान. और देखिए उस समय जब तालिबानियों की सरकार आई 2000 के लगभग अफगानिस्तान में, तो उस समय केवल 2 ही देश थे जिन्होंने तालिबानियों की सरकार को स्वीकार किया. एक था पाकिस्तान और दूसरा था सऊदी अरेबिया. बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान की सरकार को स्वीकार ही नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे रिमेन्ड इन पावर फॉर 4 लॉन्ग ईयर्स. 4 वर्षों तक वो सरकार में बने रहे, 4 वर्षों तक तालिबानियों की सरकार रही, लेकिन इन 2 देशों के अलावा किसी अन्य देश ने तालिबान को स्वीकार नहीं किया. तो इससे क्या इसका फर्क पड़ा? इसका ये फर्क पड़ा कि दैट नो गवर्नमेंट वाज रेडी, नो स्टेट वाज रेडी टू ट्रेड और टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान दैट वाज हेडेड बाय द तालिबानीज. तो तालिबानियों की सरकार के साथ किसी भी देश ने अपने ना कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, ना कोई द्विपक्षीय ना कोई बहुपक्षीय संबंध स्थापित किए गए, ना कोई ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कुछ भी नहीं था. सो देयरफॉर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एंड ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट एज वेल एज ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट, आर्थिक मोर्चे पर, राजनीतिक स्तर पर और साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर तालिबान गवर्नमेंट गॉट आइसोलेटेड. ये बिल्कुल अलग थलग पड़ गए और उसको न मान सम्मान कुछ नहीं मिला, बल्कि आलोचनाएं बराबर सुनने को मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, संयुक्त राष्ट्र में. तो इसलिए तालिबान फिर जब तक सरकार में रहा 4 वर्ष तक, उसको इन दोनों देशों के अलावा किसी से मान्यता नहीं मिली. तो अर्थात तो कहीं ना कहीं मान्यता का बहुत बड़ा महत्व है. हर एक देश आज के समय में चाहता है कि उसके एक्शंस को लेजिटिमाइज किया जाए, और इसीलिए चाहे गलत से गलत सरकार क्यों ना बने, जैसे पाकिस्तान में कितनी बारी आर्मी रूल आया. सबसे पहले जनरल अयूब खान, उसके बाद जनरल अय्या खान, ये सब जनरल से जिन्होंने एक के बाद एक पाकिस्तान में शासन किया, सैन्य शासन हुआ. और बाद में तो जाकर जो नवाज शरीफ की सरकार थी उसको परवेज़ मुशर्रफ ने टॉपल कर दिया. उसके बाद में ये तो सब आर्मी जनरल्स की वहाँ पर ये कार्यशैली थी. और ये जितने भी सैन्य अधिकारी थे, सैन्य शासन जो लगाया, उन सब ने हमेशा ये प्रयास किया कि अमेरिका उसको स्वीकार कर ले, और अमेरिका ने स्वीकार भी कर लिया. जस्ट सी द टॉर्च बियरर
nation that is known for its oldest democracy of the world. That nation granted recognition to a state like Pakistan that was ruled by a military dictator right from the very time of its inception. जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ तब से वहाँ पर सैन्य तानाशाहों की शासन व्यवस्था थी और अमेरिका ने इसको स्वीकार किया। तो अर्थात मान्यता हर एक देश चाहता है, चाहे वहाँ तानाशाही चाहे वो तानाशाह के द्वारा शासित किया जा रहा हो या किसी लोकतांत्रिक शासन वहाँ चल रहा हो। हर एक देश चाहता है मान्यता को, उसको स्वीकार, उसको मान्यता मिले और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ उसका आप कह लीजिए कि संपर्क बढ़े, उसका रिलेशंस संबंध स्थापित हो और उसको मान सम्मान मिले। इसलिए हमने कहा बीच की स्थिति है ये, ना ये ज़्यादा लेफ्ट, ना ज़्यादा एक एक्सट्रीम पर, ना ज़्यादा दूसरे एक्सट्रीम पर। सो अगर जैसे ये प्रश्न आप जब भी आएगा रिकॉग्निशन के संदर्भ में, है ना, तो आपको एनालिसिस करने के लिए कहा जाएगा, एनालाइज व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, है ना, एक्सप्लेन द टू थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन एंड एनालाइज विच वन ऑफ देम इज बेटर, है ना, दोनों में से कौन सिद्धांत है। तो आपको ये नहीं बताना है कि दैट थ्योरी ए इज करेक्ट or theory B is better. No, you don't have to speak that way. You are required to give your assessment, your analysis in a way that it appears that recognition is both constitutive as well as declaratory. That recognition cannot just I mean you can say it cannot just survive only on one theory. केवल हम कह ले उद्घोषणा मात्र उद्घोषणा है और इससे अधिक कुछ नहीं है, औपचारिकता है, राजनीतिक कारणों से करे, ठीक है, ये बात सही है ये, लेकिन इस आधार पर कहा जाए कि इसलिए आप हमें स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, ये तो एक बहुत ही वियर्ड बात हो गई। ये नेपोलियन जो कहा सूर्य को कोई मान्यता दे या ना दे, सूर्य तो सूर्य रहेगा। भाई यू कैनॉट जस्टिफाई द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विद द ह्यूमन एक्शंस। को हो निर्भ हमें क्या हानि, कोई राजा हो हमें क्या हानि है। ठीक, एक समय ऐसा था, कोई भी राजा हो, जो साधु संत है उनका अपना काम अलग होता है, उनकी अपनी तप साधना अलग चला करती है। लेकिन आज के लोकतांत्रिक जीवन में कोई भी राजा हो हमें क्या हानि, ये नहीं कहा जा सकता है। एक कोई दुष्ट से दुष्ट राजा भी अपने कार्यों को मान्यता प्रदान कराना चाहता है और अच्छे से अच्छा शासक तो चाहेगा ही कि उसके सत्कार्यों का लाभ पूरे समाज को मिले और उसका यश, उसका मान सम्मान पूरे दुनिया भर में फैले। सो बोथ वेज रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर यू हैव टू स्पीक आउट वेरी क्लियरली कि देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो निर्माणात्मक सिद्धांत है वो भी अनिवार्य है और साथ साथ उद्घोषणात्मक। अगर आपने निर्माणात्मक सिद्धांत तो चलिए कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूटिव जिस राज्य में आधारभूत गुण आ गए उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, इस तरह से मान्यता दे दिया है, तो बिल्कुल लेजिटिमेट है। लेकिन साथ साथ उसको उद्घोषणा की भी आवश्यकता है। बिना उद्घोषणा के कोई राज्य पूर्णत्व नहीं प्रदान करता है। आप भले ही चाहे जैसे एग्जाम्पल दे दें, सूर्य रहेगा, चंद्रमा रहेगा, आप माने या ना माने, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिस्कोर्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग रेफरेंस टू ह्यूमन एक्शंस, यस, रिकॉग्निशन इज रिक्वायर्ड। 30 सालों तक चीन को मान्यता नहीं दिया तो चीन को कहीं ना कहीं इसका सेटबैक जरूर लगा रहा है। दुनिया के लगभग 1/3 भाग से वो कट गया था, 1/3 से ज्यादा, लगभग आधे दुनिया से चीन कटा रहा 30 सालों तक। और जब बाद में उसको रिकॉग्निशन मिला, देन इट्स यू कैन से कंप्लीट जर्नी एज एन इंपॉर्टेंट एक्टर इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टार्टेड। तो इसलिए बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं, दोनों थ्योरीज की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी इस बात को स्वीकार करती है कि जब तक किसी राज्य के आधारभूत गुण ना स्थापित हो जाएं, किसी राज्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे तालिबान को देखा जाए कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के आधार पर तो स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ये कहती है कि जब कोई राज्य अस्तित्व में आता है या सरकार कोई अस्तित्व में आती है, उसमें आधारभूत गुण होने चाहिए। हमने बताया कौन से आधारभूत गुण होने चाहिए। लेकिन तालिबान जब सरकार में आई, सत्ता बनाया, तो जो तालिबान स्टेट जिसे कहा जाता है, वो तो स्टेट का तो पूरा स्वरूप ही बदल गया।
पब्लिक फ्लॉगिंग होती थी, पब्लिक पनिशमेंट दिए जाते थे, सार्वजनिक रूप से कोड़े बरसाए जा रहे, सार्वजनिक रूप से किसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, लोगों को बाहर घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, विमेन वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, दे वर फोर्स्ड टू स्टे इंडोर्स। तो ऐसे अगर कोई राज्य होगा या राज्य के शासनकर्ता ऐसे होंगे तो ऐसे में उसको मान्यता नहीं मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी भी यही कहती है। लेकिन मूविंग बियॉन्ड ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स, द टू गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया वेंट फॉरवर्ड एंड ग्रांटेड रिकॉग्निशन टू तालिबान। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को उन्होंने किनारे कर दिया, उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दिया। दैट वाज रॉन्ग। इसलिए कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का अपना महत्व है। और चीन जो 1949 में स्टैब्लिश हो चुका था, उसमें भी आधारभूत योग्यताएं थी एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनने की और बनकर बराबर चलते रहने की। लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं किया गया, उसको स्वीकार नहीं किया गया। तो एक राज्य में तो सारे गुण थे उसके बनने के बाद से, फिर भी उसको स्वीकार नहीं किया गया। और दूसरी तरफ जिस राज्य में कोई भी बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं पूरी कर रहा था, फिर भी उसको स्वीकार किया गया। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम जो डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है कि नहीं, आप स्वीकार करें या ना करें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, बट दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट पोजिशन। रिकॉग्निशन इज मस्ट एंड देयरफॉर द एनालिसिस शुड कम टू एन एंड ऑन द पॉइंट कि यस, कि ये जो चीज़ें हैं, चाहे डिक्लेरेटरी थ्योरी हो चाहे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी हो, इनको दोनों को बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में चलाना चाहिए। संभवतः डिक्लेरेटरी थ्योरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी अपना सही काम करे। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के जो बातें हैं, अगर उन बातों को ध्यान में रखा जाए और अंतर्राष्ट्रीय